Hello and welcome you all in Youth Academy. So it is a continuation of our prior video analysis of UPSC CSE PYQ 2020. तो हमने प्रीवियस फोर वीडियो एनालिसिस जो हमारा रहा है यूपीएससी सीएससी 2022 का पीवाईक्यू उसका ही हमारा कंटिन्यूएशन रहेगा। तो उसमें हमने अपने अराउंड फोर वीडियोज में हमने 1 to लेके 75 तक के क्वेश्चन किए थे। बेसिकली इसमें हमने क्वेश्चन किए थे, हमने क्वेश्चंस करने के तरीके के समझे थे कि हम कैसे क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन यूज किए थे। यू कैन से हमने इंटेलिजेंस कैसे यूज की थी, क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड को डेवलप किया था, राइट। उसके माध्यम से भी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। साथ ही साथ इसमें हमने वैल्यू एडिशंस भी देखे हैं और हमने ये भी जाना है कि पीवाईक्यूज में से कौन कौन से थीम्स हो सकते हैं जो 2026 में रिपीट हो सकते हैं। तो एट लास्ट 5 साल के ईयर्स तो वैसे भी रिपीट हो जाते हैं डिकेड वाइज पे। तो एट लास्ट आपको 5 साल के पीवाईक्यूज करने ही है जिसमें वो थीम बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज में बना है, राइट। तो इसी पे हम अगर अपनी आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इफ वी 2020 का फिनिश करने के बाद हम 2021 पे जाएंगे। एंड बेसिकली हम इसको बस ये पेपर को हम जस्ट सॉल्विंग के लिए फिनिश नहीं कर रहे। वी हैव टू लुक अपॉन द थिंग्स विच इज नेसेसरी विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे थीम्स आ रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे ऑप्शंस के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंट्रा पेपर एनालिसिस को हमें देखना है कि कैसे हमें एक ही क्वेश्चन में दो ही क्वेश्चन, एक ही पेपर में हमें दो ही क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिससे आप वाइस वर्सा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी इसी फोर वीडियो एनालिसिस में बता दिया है। विद कंटिन्यूएशन हम इसको फर्दर डेवलप करते रहेंगे, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 76। यस, क्वेश्चन नंबर 76, क्योंकि हमने 74 75 वी ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस लेक्चर एंड द 76। तो देखिए कैसे हमें क्वेश्चन पे पहुंचना है। अब देखिए स्टील स्लैग है, स्टील स्लैग की बात हो रही है, और साथ ही साथ आप इसी ही पेपर में आप दूसरा एक और किसकी बात चलेगी, हमारी कॉपर स्लैग की बात करेंगे हम। सी देखिए, कॉपर स्लैग, स्टील स्लैग, कॉपर स्लैग, एक ही पेपर में आपको बिल्कुल ही एडजेसेंट में आपको दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, स्टील स्लैग एंड कॉपर स्लैग। देखिए कोर थीम तो सेम रहेगी, बस इसमें एक मटेरियल को चेंज हो रहा है, राइट। देखिए इसको जो हमारा स्टील स्लैग होता है पूछ रहा है कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से किस किन किन विच ऑफ द फॉलोइंग में स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम मान के चलते हैं कि किसी एक भी थिंग्स में अगर 0.1 ग्राम भी प्रेजेंट होगा तो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। जैसे मुझे कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, स्टील स्लैग हमने ऐसे देखा है कि स्टील का वैसे भी इस्तेमाल होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, फॉर द जनरल पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सॉइल, हो सकता है एग्रीकल्चर में कहीं कहीं स्टील स्लैग का यूज करता हो, वी डोंट नो अबाउट द स्टील स्लैग कि क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, सीमेंट में यूज हो सकता है। अगर सीमेंट में वही बात करें ना 0.1 ग्राम भी यूज होता होगा तो ये स्टेटमेंट आपका सही माना जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा 1, 2 एंड 3, ऑल थ्री इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें आपने जान तो लिया कि आंसर क्या है। आंसर तो सबको पता है, आप 4 क्वेश्चन क्लासेस आपने देख लिया, इतना तो आप समझदार हो ही गए होंगे कि आंसर आप पकड़ ले। पर इसमें हमें ये जानना है कि स्टील स्लैग थीम चल रही है, कॉपर स्लैग थीम चल रही है, यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया है और यहीं पे ऑप्शन की फॉर्म में पूछ लिया है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये पीवाईक्यू कर रहे हैं तो इसमें आपको देखना पड़ेगा स्टील स्लैग है क्या, बेसिकली किन किन माध्यम में यूज कर सकते हैं हम स्टील स्लैग को, कहाँ का एज अ मटेरियल की तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट बार क्वेश्चन आए तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। तो 76 हुआ। इफ वी मूव टू 77, most likely places to find must be a international national habitat। ठीक है, एक होता है नेटिव हैबिटेट कि जहां पर वो नेचुरली मिलता है, एक तो एक ट्रांसमाइग्रेशन करके भी रखते हैं, राइट, स्पीशीज को। ये बोल रहा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली प्लेस टू बी द मस्ट रेयर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट में एक नेटिव एनिमल की बात की। अगर इकोलॉजी एंड जियोग्राफी के आप टेम्पलेट को देखेंगे, अगर मैं टेम्पलेट की बात करूं तो इसमें जो ये स्पीशीज से रिलेटेड थिंग्स पूछते हैं यूपीएससी, इससे पहले ऐसे पूछते थे कौन सा नेटिवली फाइंड होता है। नेटिव मतलब उनका वो नेचुरल हैबिटेट होता है, वो वहीं पे मिलता है, उनको ट्रांस माइग्रेशन नहीं करना पड़ता,
उनको दूसरे कंडीशंस में, क्लाइमेटिक कंडीशन में नहीं रखना पड़ता। तो नेचुरली फाउंड मतलब ये नेचुरली सूटेबल है। देखिए नेटिव से पूछता है तो थोड़ा हार्ड हो जाता है टू गैस, क्योंकि नेटिवली फाउंड किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, बट नेचुरली फाउंड हो सकते हैं कि देयर इज अ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द स्पीशीज, राइट, और ट्रांसलोकेशन ऑफ द स्पीशीज। रिसेंटली न्यूज में भी चल रहा था कि कुनो नेशनल पार्क में टाइगर्स का ट्रांसलोकेशन किया गया है। तो ऐसे ही नेचुरली फाउंड एरियाज पूछ रहे हैं। तो पूछ रहा है अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क। देखिए अब इसमें आपको क्या जानना है, मानस नेशनल पार्क, हर आप जितने भी यूपीएससी के पीवाईक्यू टेम्पलेट्स में देखेंगे, अगर एनवायरमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, नेशनल पार्क पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, मानस इज वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। तो मानस जो नेशनल पार्क है यूपीएससी का फेवरेट ऑप्शन है। जो यूपीएससी ऑप्शन भी दे रहा है ना आपको, जिसमें मानस नेशनल पार्क आपको दे रहा है। रिसेंटली सिरसा चिलन के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे। नुब्रा वैली पे भी देखिए, नुब्रा वैली पूछा गया था, सियाचिन ग्लेशियर पे पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं कि कैसे इसको थ्रू आउट द ईयर पूछ रही है, एज ऑप्शन के फॉर्म में, कभी क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो मानस नेशनल पार्क अभी तक हमने देख लिया, 2022 का पेपर किया है। ऐसे मैंने बहुत पेपर ऑलरेडी सॉल्व किए, तो उसमें मैंने बहुत देखा है कि मानस को एज अ ऑप्शन वो बहुत ही वाइड लेवल पे यूज करती है यूपीएससी। तो मानस के ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मानस अगर सबको पता है सैम में है, और उसमें नेचुरली फाउंड पूछा है, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम ढूंढ सकते हैं। पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैप, यू हैव टू ड्रॉ मैप, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैंने बना दिया, ऐसे हम कुछ इस एरिया में, तो यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। अब पूछ रहे हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। अब आपको पता होगा कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है। कुछ लोग यूपी एंड उत्तराखंड में कंफ्यूज जाते हैं, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में कंफ्यूज जाते हैं। तो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। जैसे कि गंगोत्री नेशनल पार्क यूके में मिलती है, मीन्स उत्तराखंड में, उत्तराखंड इस एरिया में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का एरिया हो गया, एंड देन उत्तराखंड, ठीक है। फिर अब हमारा है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानेंगे, जैसे कि लोग ज्यादातर गेस करते हैं कि कुनो नेशनल पार्क एमपी में होता है, तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एमपी में होगा, बट इट इज रॉन्ग, इट इज इन यूपी। तो यूपी में यहाँ कहीं हो गया, ठीक है। एंड द हियर अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपको इसके बारे में नहीं पता, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नेचुरली फाउंड बोल रहा है। तो जब अगर कोई स्पीशीज नेचुरली फाउंड होगा, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही ट्रैवल करेगा। ऐसा तो है नहीं वो हिमालय को छोड़ के असम तक पूरा ट्रैवल करते हुए पहुंच जाएगा। यस, यू कैन डू द ट्रांसमाइग्रेशन, यू कैन से ह्यूमनली, बट नेचुरली एनिमल्स, जैसे कि यूके से, उत्तराखंड से यूपी जा सकता है, बट यूपी से क्या लग रहा है आपको असम पहुंच जाएगा। अब समझ रहे मैं कैसे एलिमिनेशन कर रही हूँ थ्रू द मैप्स। तो मुझे इतना पता है कि मानस नेशनल पार्क में तो नेचुरली फाउंड थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हैबिटेट, ठीक है, क्योंकि ये मस्ट ईयर की बात करी। अब स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने जैसे कि ऑप्शन 4 में देखा, क्योंकि वो असम में था, और बाकी अदर 3 लोकेशन से असम इज क्वाइट फार। तो एनिमल वहां तक तो रीच करेगा नहीं ट्रैवलिंग करके, ठीक है। देयर इज एनिमल कॉरिडोर तभी बनाया जाता है कि ह्यूमन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यू कैन सी द ग्रीन ट्रिब्यूनल्स वाले एक्ट में। अगर मैंने जैसे 4 को एलिमिनेट किया, these two questions are options are eliminated and these two are 50-50 अगेन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 तो इस करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो जब पूछ रहा है यूके एंड यूपी में, अब आपको लगेगा हो सकता है स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहीं और हो। तो अगर मैं बता दूं, ये भी यूके में ही है हमारा स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जब यूके में आपको 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल रहे हैं, तो यूपी में एज अ एक क्लाइमेटिक कंडीशन देख रहे हैं नेचुरली, जो जो इस पर्टिकुलर स्पीशीज को रख सके, राइट। तो इसमें देखिए 1 एंड 2 साथ में आएंगे, क्योंकि अगर मैं मैप के हिसाब से देखूं तो उत्तराखंड में स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एंड गंगोत्री नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और ये पास पास है एज कम्पेयर टू यूपी का हमारा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसी से मैंने इसको एलिमिनेट किया एंड दीज टू आर द एग्जाम्पल। 50-50 तक हम पहुंच गए। तो उसके बाद आपका एक कॉल है कि आपको पता हो कि स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। इसको वैसे कि पूरा, इसलिए स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका पूरा नाम मस्क डियर स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेट मी मेक इट क्लियर। ये है मस्क डियर स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका पूरा नाम ही है, ठीक है। जैसे कि हमारा इस बार ऑप्शन में पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी और क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन की तरह दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि यूके में और उत्तराखंड में, गंगोत्री यूके में हमारा, किशनपुर यूपी में है, एंड देन यूपी में है, एंड देन नेशनल पार्क इज असम।
तो ऐसे मैप वाइज क्वेश्चन कर सकते थे. इट इज वन ऑफ द वेरी हार्ड क्वेश्चन, राइट. तो आप मैप के थ्रू ऐसे आप इंटेलिजेंस गेसिंग कर सकते हो. यू कैन से डू द थ्रू दिस मैपिंग, इट इज क्वाइट इजी, राइट. आपको क्वेश्चन का डिमांड भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए. रूरल रोड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, ठीक है. कॉपर स्लैग, स्टील स्लैग, ये कैसे रिपीट हो रहा है. यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग preferred for ensuring environmental sustainability और reduce carbon footprint. बेसिकली हमें ऐसे पॉजिटिव थिंग्स बताएं जो हमारे environmental sustainability को यूज करते हैं. तो हमने पढ़ा यहाँ पर स्टील स्लैग इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेस रोड. तो जब स्टील स्लैग को यूज करें एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेस रोड, तो क्या कॉपर स्लैग यूज नहीं कर सकते एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेस रोड. तो यही से आप हो गया. इसी को मैं कह रही हूँ इंट्रा पेपर एनालिसिस, राइट. अगर मैं इस क्वेश्चन को अपनी ओ एम आर में पहले ही फिल कर देती, तो मैं इस क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते यहाँ से कैसे गैसिंग ले पाती. मेरा पहले जो मैंने गोला भरा वो तो वेस्ट हो जाता ना. वो गोला को मैं बार बार रिप्लेस भी नहीं कर सकती, राइट. तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, कम से कम 10 क्वेश्चन तक. हो सकता है कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में रिपीट हो जाए, या एक क्वेश्चन की ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन की तरह बन जाए, राइट. ऐसे इंटर पेपर एनालिसिस देखना पड़ता है. तो कम से कम आप ओएमआर भरे तो 10 10 10 10 क्वेश्चन, 15 15 क्वेश्चन के गैप में भरे, राइट. कि आपको रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन को आप टेकल कर सके. और यू कैन वॉच, राइट. आप उसको बेसिकली क्रिटिकली आई से उसको वॉच कर सके. और यहाँ पर पूछा कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड. यहाँ पर हमें पता है स्टील स्लैग इज वन ऑफ द मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड एज सेम विद कॉपर स्लैग. अब यहाँ पर हमें देखिए कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, पता नहीं क्या है. जियो टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल के बारे में तो सुना है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जियो टेक्सटाइल, राइट. हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी. अब ये देखिए, ये वाइसी वर्सा वाला थिंग नहीं लग रहा. वाइसी वर्सा वाला थिंग कैसे लग रहा है ये. सी, अगर ये होगा ये होगा, ये दोनों साथ में नहीं जा सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी की बात करिए, हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, इसमें से कोई एक जाएगा. दोनों एक साथ नहीं जा सकते. ये जाएगा तो ये नहीं जाएगा. अब देखते हैं 2 और 4 कहाँ कहाँ साथ में. यहाँ पर 2 और 4 साथ में है. ओके, तो ये वाला ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया. 25% एलिमिनेटेड. ओके, लेट्स मेक पोर्टलैंड सीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं. प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ठीक है. यहीं से मिल गया ना. देखिए कैसे कनेक्शन है, राइट, इस वाले से. तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्लोजेस्ट ऑप्शन लग रहा है आपको, ठीक है. अब ये कॉपर स्लैग इसमें लग रहा है, ये इसमें लग रहा है, एंड 3. हमें 3 को तो हम श्योर थे ना, क्योंकि जियो टेक्सटाइल इज अ पॉजिटिव टर्म. आप इतने अपने जीएस के पेपर पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि जियो टेक्सटाइल यूज फॉर व्हाट, राइट. तो अब जैसे कि मैंने इसको एलिमिनेट किया. और 4 5, अगर मैं 4 5 को लेती, चलो एक ऐसे कर लेते हैं. अगर मैं 4 5 को लेती, तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉपर स्लैग वाला ऑप्शन छूट जाता, जो कि यहीं से मुझे पता चल रहा है इट इज वन ऑफ द मटेरियल टू यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, राइट. तो यहाँ से मेरा कॉपर स्लैग छूट जाता. अगर मैं 1 को ले लेती और 5 को ले लेती, तो मेरे ये दोनों टू बाई टू वर्षा दिया है, कुछ उद्देश्य से ही दिया हुआ है, दोनों में से एक वो छूट जाता. इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, और मैं मेरे आंसर तक पहुंची ए. तो मेरा आंसर हो जाएगा रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में विद द पॉइंट ऑफ व्यू सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट. तो ये कॉपर स्लैग यूज होते हैं, मिक्स मिक्स कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है, जियो टेक्सटाइल यूज होती है, राइट. अब हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी इसलिए यूज नहीं होती, आप देखते हैं जब हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वहाँ पर इवोपरेशन बहुत होता है. तो इट इज काइंड ऑफ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन फुटप्रिंट्स. It can't reduce the carbon footprints because it is hot and it is easy for the evaporation kind of things, right? तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया. तो ऐसे में क्वेश्चन तक पहुंची थी एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दिस क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है. करेक्ट पूछा है. ऑप्शन कुछ इस तरह से, मैक्सिमम 3 सही है, मिनिमम 1 है, ठीक है. लेट्स रीड. Coal ash contains arsenic, lead, and mercury. Coal-fired power plant release sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the atmosphere. High ash content is observed in Indian coals. अब आप कोल, आपने जैसे कि मिनरल रिसोर्सेज में ज्योग्राफी में कोल पढ़ा होगा, उसमें हम बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट,
पी, ऐसे टाइप्स ऑफ कोल पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट टाइप ऑफ द कोल था, कार्बोनिफेरस पीरियड का था। और वहीं पे इंडिया में आपको बिटुमिनस कोल्स मिलते हैं, राइट। इंडिया इज बेसिकली गोंडवाना लैंड में आपको बिटुमिनस काइंड ऑफ कोल मिलता है जिसमें हाई एश कंटेंट होता है। तो ये वही बात कर रहा है कि हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल एज कम्पेयर टू द अदर एंथ्रासाइट, लिग्नाइट एंड पीटमेराइट। एंड इसमें से हमारे हैं कोल एश कंटेंट आर्सेनिक, लीड एंड मरकरी हो सकता है, करता हो कोल एश कंटेंट में, राइट। coal power plants release sulfur dioxide, oxide of nitrogen into the atmosphere। अब देखिए, अब यहाँ से हमें क्या क्लू मिला, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन is is associated with which phenomena? एसिड रेन। अब आप देखेंगे पीवाईक्यूज में ही एसिड रेन का पूछेंगे कि किससे एसिड रेन होता है, ऑप्शन देंगे। देखिए यहाँ से मिला है हमें क्लू कि पीवाईक्यू कैसे बनता है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि कोल पावर प्लांट रिलीज sulfur dioxide and oxide of nitrogen, which is the climatic condition or phenomena for the acid rain cause। High ash content observed in Indian coal, ये तो सही है हमारा, तो 3 is correct, right। ऐसे होगा, 1 eliminated। ये भी सही है, 2, तो 3 के साथ 2 जा रहे हैं। एंड द coal ashes, we talk about the coal ashes। हो सकता है अगर मैं वही बात करूँ ना, 0.1 ग्राम ही मिलता हो तो करेक्ट हो जाएगा ना, तो ऑल ऑफ द करेक्ट ओवर देयर इज ऑल ऑफ द करेक्ट। तो इसमें से हमें क्या जानना था, ये जानना था। और इंडिया में थोड़े कोल पे पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कोल्स होते हैं, क्या क्या हाई है, कौन कौन से मिनरल्स हाई होते हैं, सल्फर की जो वो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने लो होते हैं, एंड हाई एश कंटेंट्स देते हैं, राइट। आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बायोचार फार्मिंग। अब इतना पता है बायोचार, क्योंकि बायोचार से हमने बायोफिल्म्स के ऊपर पढ़ा है, पीवाईक्यू में आया है। बायोफिल्टर्स के ऊपर पढ़ा है, बायोफर्टिलाइजर्स के ऊपर पढ़ा है, राइट। देयर इज अ मेनी मोर थिंग्स, राइट। बायोमास के ऊपर पढ़ा है। तो बायो इज अ गुड थिंग फॉर अस, ठीक है, लिविंग बीइंग की तरह देख रहे हैं। बायोचार इन फार्मिंग मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब अभी क्वेश्चन को ये जान लेना है कि पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है। पॉजिटिव कॉनोटेशन दे रहा है तो ऑप्शन भी पॉजिटिव होगा, आंसर भी पॉजिटिव होगा। वन ऑफ द कैलकुलेटर, ओके। पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव पूछ रहे हैं, ठीक है। देख लिया मैंने, एंड करेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। When biochar is a part of the growing medium, it enables the growth medium to retain water for longer time, ठीक है। When biochar is a part of the growing medium, it promote the growth of nitrogen fixing microorganisms। अब आप नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जान रहे हैं, जो लिगोमिनस प्लांट्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं इन द सॉइल, विच इज द गुड थिंग, राइट। तो ये जो गुड थिंग है तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, राइट। ये हमारा पॉजिटिव है, मतलब मुझे लग रहा है 2 तो आएगा ये ऑप्शन में, 2 तो हैव टू बिकम इन दिस ऑप्शन, राइट। तो ठीक है। अब इसमें देखते हैं, बायोचार कैन यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम वर्टिकल फार्मिंग। अब पूछ रहा है बायोचार कैन बी यूज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग में बायोचार को ऐसा यूज कर सकते हैं, ये कैन बी यूज, बट क्या ये पॉजिटिव प्रैक्टिस है या नेगेटिव प्रैक्टिस है इन द वर्टिकल फार्मिंग में बायोचार को यूज करना। तो ये दिस यू हैव टू थिंक अबाउट कि अगर वर्टिकल फार्मिंग हो गया और बायोचार को यूज करेंगे तो इसमें क्या कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो जाएंगे जो कि बेसिकली पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा दे रहे हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा दे रहे हैं। अगर एज पर हम देखें तो यूपीएससी ने इसको गलत माना है, इट इज नॉट दैट मच पॉजिटिव एस्पेक्ट, बिकॉज इसमें क्या होता है, वाटर लॉगिंग की हो जाती है, वाटर इरोजन की हो जाती है, लेकिन सॉइल इरोजन की भी कंडीशन देखने को मिल जाती है, इसलिए तो इसमें हमारा हो जाएगा 2 and 3 इज करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। तो जैसे कि बायो चार के ऊपर पूछा है, बायोचार कैन बी यूज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम एज अ वर्टिकल प्लांट, कैन बी यूज कर सकते हैं, यूज, राइट। बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम, इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बायोचार में पता है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो सॉइल के लिए गुड है, ठीक है, ये भी होगा। तो 1 and 2 होगा। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम, इट enables द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है, ये भी हो सकता है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ऐसे आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी हो गया ये वाला।
81. If a particular plant species located under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act, what is the implication? A license is required to cultivate that plant. अपेंडिक्स पढ़ा है आपने, साइट्स पढ़ा है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है 1972, उसमें जो कंडीशंस दी होती है ना कि ये पर्टिकुलर एक्ट में ये स्पीशीज है तो उसका क्या कंडीशन दे रहा है ये सच प्लांट कान बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ये भी है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है जेनेटिकली इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि इसमें बेसिकली प्रोटेक्शन, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की बात करता है, ऐसा मॉडिफाई है कि नहीं है ये नहीं बताता. Such a plant is invasive and harmful for the ecosystem, ऐसा कुछ नहीं बताता. And if we take the look, such a plant can't be cultivated under any circumstances. बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट, कोई ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जनरलिस्टिक आइडिया नहीं बता रहा. ठीक है, यहाँ देखिए अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट, ये हमारा बहुत ही ब्रॉडर प्रेगमेटिक जनरल आइडियोलॉजी बता रहा है. तो ये हमारा जो है आंसर ए. तो ब्रॉडर सेंस लेके चलना है आपको. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, देखिए विजयनगरा डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, और अगर रिसेंटली देखे तो ये जो मेडिवल इंडिया की जो बीच की डायनेस्टी थी ना, राजपूतास, चेरास, पांड्यास, राइट. ट्रिपटाइट स्ट्रगल के बाद की कहानी पढ़े, राजपूतास, पालास, प्रतिहार, ट्रिपटाइट स्ट्रगल ओवर द कन्नौज. इस एरिया की इस टाइमलाइन की भी डायनेस्टीज पे यूपीएससी गौर कर रही है. तो जैसे कि गुप्ता के ऊपर आपको पढ़ लेना है, थीम है गुप्ता के ऊपर आपको पढ़ना है, गुप्ता के रूलर्स पढ़ लेने इंपॉर्टेंट, ठीक है, और उसके उसके टेन्योर्स पढ़ लेने हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्या क्या वर्क थे, राइट, कॉन्ट्रीब्यूशन थे उनके, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज उनकी कोर्ट में विजिट की है, राइट, सब आप पढ़ लेना है. इन एशियंट इंडिया द टर्म घंटाशाला, Kadura and Chaul was well known as a port-handling foreign trade, capital of the power kingdom, place of exquisite stone art and architecture, important Buddhist pilgrimage site. ठीक है, हम देखते हैं प्लेसेस ऑफ एक्विजिट स्टोन एंड आर्ट आर्किटेक्चर. आपको लग रहा है कि मतलब गुप्ता के समय में बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर इनोवेशन हुआ था, बट कोई पर्टिकुलर ऐसा घंटाशाला, कदुरा एंड चौल होता कोई आर्किटेक्चर कैटेगरी में, तो हम पढ़ते ना उससे, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा कि आर्किटेक्चर कैटेगरीज में दीज थिंग्स भी इन्वॉल्व थी. तो ये वैसे भी गुमराह करने के लिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. अगर हम थोड़ा सोचे भी, घंटाशाला आर्किटेक्चर एंड आर्ट से रिलेटेड होगा. घंटाशाला हम बेसिकली पोर्ट से रिलेटेड थिंग पढ़ते हैं. एक आर्किटेक्चर बताता है जहाँ पर बहुत ही जैसे कि हम देखते हैं मुंबई में जो एक एरिया है जहाँ पर टैंक दिखाता है, बहुत ही फेमस कुछ एरिया है. तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसे जो पावरफुल किंगडम्स होते हैं उसमें आर्किटेक्चर्स जो बनाई जाती है वो भी बहुत पावरफुल होते हैं. तो उसमें वो नेम्स बेसिकली हमें पता ही होते हैं, इतने पढ़ के हैं, तो वैसे भी नहीं होगा. इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स, बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ लिया, जैनिज्म के ऊपर पढ़ लिया, उनके सारे ब्रांचेस पढ़ लिया, हमने घंटाशाला के ऊपर नहीं पढ़ा. ऐसा हो सकता है तो यूपीएससी हमारे फोमो का यूज करती है. फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट हमें लगता है हमने ये सोच सकते पढ़े, हो सकता है यहीं से आ गया क्वेश्चन, और जो पढ़े होते हैं हम उसी में मिस आउट कर देते हैं और यूपीएससी उसी से गेम खेल देती है. ये बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है. ठीक है, पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड हो सकता है, कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम्स. अब इतने सारे किंगडम्स पढ़े, घंटाशाला हमने पढ़ा था कि वही कैपिटल है किसी किंगडम का, नॉट, राइट. तो ये मोस्ट करेक्ट हो जाएगा पोर्ट ऑफ हैंडलिंग. और समय गुप्ता समय में बहुत जोरों जोरों से और इंटरनेशनल ट्रेड्स भी होती रहती थी, राइट. और इसमें एक क्लू ये भी था कि इसमें जो ये वर्ड था ना चौल, चौल से ही बता सकते थे बैटल ऑफ चौल के ऊपर. आप इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसी से ये एक ये भी कनेक्शन था, बट ये बहुत हार्ड कनेक्शन हो जाता है, बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल्स को नहीं पता बैटल ऑफ चौल. तो इसलिए एज अ जनरल लेवल पे लेके मैंने ये सोचा, राइट. ये टेम्पलेट मैंने डिस्कवर किया. लेट्स मूव नेक्स्ट. यस, एडवांटेज पूछा है कोई, जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर. मतलब एडवांटेज है तो मतलब हो सकता है ये कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटीज हो जिसमें हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल रहा हो. जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, राइट. ठीक है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल है, ऑफ कोर्स होगा ही. ठीक है, विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ द राइस सैपलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, राइट. Sowing of wheat is possible without burning the residues of the previous crop. अब ऐसे इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं पॉसिबल, तो इसमें
अभी ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजीज आई होगी, जीरो टिलेज एग्रीकल्चर, अब ये आया है तो हो सकता है ये नेक्स्ट टाइम उसको ऑप्शन की तरह पूछ लें, इसको और डिटेल में जाके पूछे, तो आपको ऊपर से थोड़ा थोड़ा जान लेना है कि बेसिकली जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर है क्या, क्यों लाया गया, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स एम्स है, राइट। If we talk about the carbon sequestration in the soil is possible. Three is correct. Three, इससे में ठीक है. Without the need for nursery of the rice sapling, direct planting of paddy seeds in the wet. Without the need of nursery of rice saplings. अब सीड बैंक्स की बात करें, जैसे कि हमें वैसे भी सीड सीड हमारे इतने इतने लेवल पे नहीं जितना चाहिए, इसलिए सीड कंजर्वेशन की बात हो रही है, सीड बैंक की बात हो रही है. अगर कोई ऐसा चीज जो राइस सैपलिंग को रिप्लेस करके डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ द पैडी सीड्स हो जाए तो गुड थिंग हो जाएगा ना. दैट इज अ गुड, राइट. सोइंग ऑफ द वीट इज पॉसिबल विदाउट द बर्निंग ऑफ द रेड वीट, ये भी हमारा गुड हो जाएगा. जो हम प्रणाली को बर्न करते हैं ना, जिसमें हमारे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इमर्ज होता है, तो एमिट होता है, उससे भी हमारा ये टैकल हो जाएगा. तो इट इज अ पॉजिटिव थिंग. ठीक है, तो आंसर जाएगा डी. नाउ 84. अब यहाँ पर क्या हुआ था ना, ऐसे लोगों ने सोच लिया था कि अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, देखिए 5 बायोफ्यूल्स. अभी हमने क्या पढ़ा, बायो फिल्म्स के ऊपर पढ़ा, बायोचार के ऊपर पढ़ा. अब आएगा बायोफ्यूल्स. अब वैसे बायोमास, तो बायो जो चीजें हैं, जहां पर भी आप जितने भी इन्वायरमेंट में जीएस में कोई भी चीज में बायो के ऊपर पढ़ते तो आप उसको डिटेल में पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बायो, राइट. ठीक है. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स. ठीक है. अब क्या हुआ ना, लोगों ने मुझे कैन भी यूज हो सकता है, सारे ही यूज हो, तो लोगों ने सारे दे दिया, और यूपीएससी ने भी गेम खेला, ऑप्शन में भी सारे स्टेटमेंट दे दिया. अब हमें इसमें थोड़ा सा मोर एनालिसिस करने की जरूरत है, थोड़ा डीप जाना चाहिए. कसावा, अब कसावा नहीं पता, लेट्स सी द हिंदी, मुझे भी नहीं पता कसावा की हिंदी. ऐसे भी मैंने कसावा को कसावा ही लिखा हुआ हिंदी में भी. लेट्स रीड. ठीक है, कसावा को छोड़ देते, नहीं पता. डैमेज वीट ग्रान्स, डैमेज वीट ग्रेन्स, ओके, यूज कर सकते. ग्राउंड नट सीड्स, होर्स ग्राम्स, रोटन पोटैटोज एंड शुगर बीट्स. अब कसावा नहीं पता, लेकिन डैमेज वीट ग्रेन्स को यूज कर सकते. डैमेज कल्टीवेशन के लिए वैसे भी यूज नहीं होगा, कैन बी यूज एज अ बायोफ्यूल्स. तो टू किसमें, टू, टू एंड टू. हमें पता ऑल ऑफ द अबव होगा ही नहीं, ये इतना प्रैक्टिकल नहीं बनाएगा यूपीएससी. अब इसमें है, इसमें कसावा है, इसमें कसावा नहीं है, तो कसावा से यहाँ पर गेम नहीं चलेगा, गेम चलेगा दूसरे से. अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा डैमेज्ड, यहाँ पर लिखा रोटेन पोटैटो, बट यहाँ पर क्यों नहीं लिखा डैमेज ग्राउंड ग्राउंड नट सीड्स. मतलब आप समझ रहे हैं, इंडिया को सीड्स बैंक की जरूरत है, इंडिया के पास ऑलरेडी सीड डेफिसिट है. तो क्या इंडिया अच्छे सीड्स को वो बायो फ्यूल्स प्रोडक्शन के लिए यूज करेगा, मतलब वो ऐसे सीड्स को यूज करेगा ना विच इज नॉट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर पर्पस, तो वो उन सीड्स को यूज करेगा अल्टरनेटिव वे को यूज करके. दिस काइंड ऑफ द अल्टरनेटिव वे, यू कैन डू द वन थिंग फ्रॉम दिस, यू कैन डू द सेकंड थिंग फ्रॉम दिस. तो इसने पूछे डैमेज व्हीट ग्रेन, डैमेज इसलिए लगा दिया क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं था, इसलिए इसको दूसरे अल्टरनेटिव वे में यूज किया गया, डैमेज व्हीट ग्रेन. ग्राउंड नट सीड्स को क्यों नहीं डैमेज लिखा, ब्रोकन क्यों नहीं लिखा, और यू कैन से क्रश्ड क्यों नहीं लिखा, because it is a groundnut seed which is in proper condition which is used as a means of agriculture productivity. तो यहाँ पर ये नहीं होगा. अब यूपीएससी फालतू में नहीं डाल रहा ना एक्स्ट्रा वर्ड, प्रिंटिंग के पैसे क्यों वेस्ट करेगा यूपीएससी, राइट. डैमेज लिखा है. रोट एंड पोटैटोस, अब पोटैटोस लिख देता डायरेक्ट ना, ये पोटैटोस को यूज कर सकते हैं फॉर द बायोचार्स कल्टीवेशन में. अब देखिए बायोफ्यूल्स में कैसे होती है, जो इनके वेस्ट होते हैं उसको पहले एक पिट में डालते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज से देन फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में बनते हैं, देन इसको यूज करा जाता है बायोफ्यूल्स को, राइट. अब इसमें से डैमेज्ड है, रोटन है, ये एक्स्ट्रा वर्ड लिखे हैं फॉर द पर्पस ऑफ समथिंग. तो अब जैसे कि मैंने 2 एंड 5 को ले लिया, अब 2 एंड 5 साथ साथ कहाँ जा रहा है, इसको एलिमिनेट कर दिया था हमने, 2 एंड 5 दोनों में जा रहा है. लेट्स मूव फर्दर. ठीक है, शुगर बीट, होर्स ग्राम, ग्राउंडनट सीड्स एंड कसावा. अब इसमें से गेम है कि आप किसको टिक करते हैं, राइट. तो ये हो गया, ठीक है. डैमेज व्हीट ग्रेन्स हो गया, एंड हमारा हो गया रोटन पोटैटोस. 2 एंड 5 दोनों में जा रहे हैं. शुगर बीट एंड होर्स ग्राम, ठीक है,
एंड शुगर बीट। अब होर्स ग्राम को देखते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। ये ग्राउंडनट सीड्स तो नहीं होंगे। होर्स ग्राम को बोलते हैं कुल्थी, ठीक है। कुल्थी आई थिंक ब्लैक कलर का होता होगा वही, ठीक है। तो मैंने फोर श्योर श्योर 2 को लिया, फोर श्योर श्योर 5 को लिया, बट मैंने फोर श्योर श्योर 3 को नहीं लिया। मैंने 3 को एलिमिनेट किया है। ये तो मैंने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था, 3 को एलिमिनेट किया, मेरा आंसर आ गया ये। मैंने 3 को इसलिए एलिमिनेट किया, ग्राउंडनट सीड्स इज वेरी पॉपुलर, ठीक है। ग्राउंडनट सीड्स बहुत पॉपुलर एज कम्पेयर टू द हॉर्स ग्राम और द शुगर बीट। मैंने इतना शुगर बीट और हॉर्स ग्राम के बारे में यू कैन से नहीं सुना है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि देखिए कसावा, अगर आप कसावा के ऊपर जानते तो मतलब डेली यूज में यूज होता है ना, डेली एक्टिविटीज में यूज होता है फॉर द ईटिंग पर्पस, राइट, एडिबल फूड्स के लिए। पर नहीं सुना, तो हो सकता है इसको एज अ यूज ऑफ बायोफ्यूल्स कर रहा हूँ, बहुत एबंडेंट वे में हो। डैमेज देख लिया, ग्राउंडनट इज कांट बी द वन ऑफ द, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट किया। horse gram is also in the good condition, can be used the seed bank, so sugar beet। और यहाँ पर जैसे ही मैंने 3 को एलिमिनेट किया वैसे मेरा आंसर आ गया था। तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि आपको क्या क्या लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement best describe the social cost of carbon which it is measured in monetary value of, okay, पूछ रहा है long term damage done by the ton of CO2 emission in a given year, ठीक है। requirement of fossil fuels of a country to produce goods and services to its citizen based on the burning of those fuels। ये कितना एलोबरेट स्टेटमेंट है और इतना वेग स्टेटमेंट है, क्या लिखा है, मतलब क्या आप समझ में आ रहा है। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन में लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉसिल फॉर द कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोस फ्यूल्स, ओके। देखिए जब यूपीएससी को, इसमें एक टेम्पलेट ये है, यूपीएससी को रॉन्ग बनाया था ना, यूपीएससी बहुत बड़े बड़े सेंटेंस लिखता है, और जब वो राइट होता है यूपीएससी 2-3 वर्ड्स में लिख के निकल जाता है। तो हम ऐसे जो मैंने ये टेम्पलेट बताया इसको मैं एग्जाम्पल से तो बताऊंगी कि कैसे यूपीएससी ऐसे कैसे यूज हो रहा है, राइट। तो इसमें देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट और वेग भी है। आप आगे बढ़ रहे पीछे का भूल रहे कि बेसिकली मेन कंटेंट क्या था। नेक्स्ट, efforts put in by a climate refugee to adapt to live in a new place climate refugee। आपको लग रहा है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन रेफ्यूजी इन सबसे रिलेटेड होगा, व्हाट ऑफ द अदर थिंग्स व्हिच आर नेटिव टू द दैट प्लेस, उनको नहीं लगेगा क्या। तो ये वैसे भी दैट मच नॉट egalitarianism, pragmatism, journalistic ideology, you can say journalistic ideas, ठीक है। contribution of the individual person to the carbon footprint on the planet अर्थ। अब ये लग रहा है कि हो सकता है कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, बट इसको एक्सेस कैसे करेंगे। ये देखिए बहुत ही स्पेसिफिक बता रहा है, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द टोन ऑफ CO2 emission इन अ गिवन ईयर। टाइमलाइन भी बता रहा है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। कॉस्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे सब पीरियड ऑफ टाइम में ना, इसमें कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, इसमें सब बता रहा है, छोटी सेंटेंस में है, क्रक्स है, टू द पॉइंट है, राइट। तो ये इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, 85 का। तो ऐसे ही देखा, 2 स्टेटमेंट यूपीएससी ने अपना क्रक्स बोल के निकल गया, और बाकियों में बहुत डाला पुट कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट को एक्स्ट्रा लोडेड कर रहा है। और इसमें देख ले तो इसमें भी पूछा गया, बट बहुत वीक स्टेटमेंट है, क्लाइमेट चेंज रेफ्यूजी से क्या लेन देना, और भी तो अदर थिंग्स हैं रिलेटेड टू द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। अब ये आगे तो आप इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा आपको, राइट। वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट, with reference to the pulse production in India, consider following statement, ठीक है। पल्स प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। In last 3 decades, while production of the kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased। वही बात हुई, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बात की कि जो इतनी बड़ी ये टाइमलाइन ले लेते हैं, 3 decades मतलब 30 साल पहले। अभी पूछ रहे हैं while the production of the kharif pulses has increased, मतलब 3 सालों से क्या खरीफ पल्सेस की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो उसमें थोड़ा सा भी नीचे नहीं आया एज कम्पेयर टू रबी का क्रॉप। और रबी क्रॉप में पल्सेस डिक्रीज ही हो रही है, मतलब 3 साल इसमें ह्यूज टाइम, राइट। और उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि कभी खरीफ पूरा बढ़ रहा हो, कभी रबी बढ़ रहा हो, कभी खरीफ, लाइक दिस ना। ये पूछ रहे 3 decades से बट खरीफ की प्रोडक्शन बढ़ रही है एंड रबी की डिक्रीज हो रही है, क्या बिग स्टेटमेंट है, मतलब 30 ह्यूज टाइमलाइन। ऐसे नहीं 5-6 साल की बात हो गई, 30 साल की बात हो गई, 3 decades, राइट। ठीक है, 3 को मैंने वैसे एलिमिनेट किया, 1 और 2 रह गया, ठीक है।
Green gram alone contribute for nearly half of the pulse production. Black gram can be cultivated as both the kharif and rabi crop. अभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया. अब ग्रीन ग्राम को पहले देखते हैं हिंदी में क्या कह रहे हैं. 86. कुल दाल उत्पाद का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है. उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है. उड़द की दाल, मूंग की दाल. अब इसको बताए जनरल आइडियोलॉजी से लेके आइडिया से लेके चलना है कि आपने कौन सी दालों के ऊपर मतलब मोर मोर चर्चा कर रखी है. मतलब उड़द, ये एक हो रहा है हमारे मूंग की दाल, एक होती है उड़द की दाल, मूंग. ये ब्लैक ग्राम है उड़द. ठीक है. कैन बी कल्टिवेटेड बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप. और कैन बी कल्टिवेटेड. इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेंसिव फार्मिंग स्टार्ट हो गई है. यू कैन बेसिकली कंट्रोल द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ दैट. और क्लाइमेटिक कंडीशन की उसमें कैसे उड़द की खेती कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के बेस पे. आप रबी में कर सकते हैं, खरीफ में कर सकते हैं. इस ग्रीन ग्राम मूंग है ना, नियरली हाफ मतलब 50% फर्स्ट प्रोडक्शन का पार्ट है. अब आपने उड़द का नाम ज्यादा सुना है, मूंग का ज्यादा सुना है. आपके घर में उड़द की ज्यादा बनती है, मूंग की ज्यादा बनती है. मतलब अपनी ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी आप ऐसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं. राइट. इसमें पूछ रहे हैं मूंग की दाल 50%, नियरली 50% फर्स्ट प्रोडक्शन होता है टोटल में से. और वही बात करें उड़द की दाल कैन बी कल्टिवेटेड एज अ खरीफ एंड रबी क्रॉप. और आपको पता है कि इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजीज हो गई है. कल्टिवेशन कैन बी डन through controlling the particular condition and temperature for to maintain that crop, right? तो ये आपको ज्यादा करेक्ट लग रहा है या ज्यादा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 50-50 में फंसे हुए. मुझे जितना पता है कि ग्रीन ग्राम मूंग की दाल मैंने बहुत कम सुनी है कंपेयर टू द उड़द की दाल. एंड मूंग की दाल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी दालें हैं जो बनती हैं. तो ये हाफ ऑफ द नियरली, वो भी 50% की बात कर रहे हैं. 15% 20% करते तो मान भी लेते. ठीक है. ये गलत वन इसका है. तो ऐसे आप सोच सकते हैं. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आपको करेक्ट लेके चलना है. अगर फैक्चुअल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको कुछ आइडियाज लगाने पड़ेंगे. ठीक है. ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया हुआ है. आई थिंक ये क्लास 8 की ज्योग्राफी की किताब है, उसमें वेजिटेशन और क्लाइमेट के ऊपर है, तो वहीं से डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आया था. द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, हार्ड फ्रॉस्ट फ्री. ठीक है. फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट, रिक्वायर एट लीस्ट 250 फ्रॉस्ट. ये देखिए ये स्टेटमेंट तो पूरा कॉपी पेस्ट है. एंड नियरली 50 to 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल फॉर ग्रोथ. वहीं आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेगा शुगर केन है और जूट है. हमें पता है इनको कम से कम 200 सेंटीमीटर के आसपास पानी की जरूरत होती है. लेस वाटर एफिशिएंट क्रॉप होता है. आप यूपीएससी में इसको रिपीट होते हुए देखेंगे इस ऑप्शन को, शुगर केन को. टी टी 250 फ्रॉस्ट 3 days वैसे भी पहाड़ों के आसपास होती है. तो बच गया कॉटन. तो आंसर है ए. ठीक है. तो ये पीवाईक्यू के ट्रेंड से पता चला कि जूट एंड शुगर केन पे पढ़ना है. तो बच्चे पढ़ते भी हैं फिर शुगर जूट एंड शुगर केन की कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर. तभी पता चला 200 सेंटीमीटर के आसपास की रेन की जरूरत होती है. यहाँ पर 50 है 100 कंडीशन, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की बात की, जो कि वेरी लेस फॉर द दीज टू क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड. और आप पढ़ेंगे भी जूट ज्यादातर वेस्ट बंगाल की साइड उगाया जाता है फॉर द वाटर अवेलेबिलिटी का कंडीशन. शुगर केन भी वही बात कर रहा है. एंटी का हिली एरियाज में होता है तो वहाँ फॉर 3 days वो भी टूटता है. हाउ इज पॉसिबल? आंसर इज गुड. ऐसे एलिमिनेट होता है. ये तो 20 सेकेंड्स के क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द सोलर वाटर pumps, consider the following statement. Right. Solar power can be used for running centrifugal pumps and not the ones with piston. अब ये सोलर पावर की बात कर रहा है, मतलब एनर्जी की बात हो रही है ना. सोलर पावर इज द एनर्जी. तो कह रही एनर्जी को हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में यूज कर सकते हैं बट पिस्टन में नहीं कर सकते. अब आई डोंट नो अबाउट द पिस्टन, बट एनर्जी की बात हो रही है. एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन वन टू अनदर फॉर्म if we use the energy in a centrifugal pumps. तो why can't we use that energy for the pistons? हो सकता है एनर्जी की डिग्री ऑफ एनर्जी अलग हो, बट उसने डिग्री ऑफ एनर्जी की बात ही नहीं की. उसने बोला सोलर पावर. और सोलर पावर वैसे भी पैनल्स लगाए जा रहे हैं. क्यों लगाए जा रहे हैं? हो सकता है वो अच्छी एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन देता हो. Right? The solar power means energy can be used for the running of centrifugal pumps and not pistons. Restrictive statement है. अगर ऐसा होता
तो सोलर पावर की ओर क्यों जा रहे हैं हम, ठीक है। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप्स अगेन एंड नॉट द सबमरीन पंप। अगेन वही बात हो रही है एनर्जी की, एक पे हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं, वही एनर्जी दूसरे में यूज नहीं करें। एक पेट्रोल है जैसे, पेट्रोल से आप पेट्रोल से आप कार चला लो, बाइक चला लो, द फॉर्म ऑफ सभी है ना। पेट्रोल यू कैन कैरोसिन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो यही बात हो रही है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन वन टू अनदर फॉर्म, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, और ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट है, तो आंसर है नीदर वन एंड टू। करेक्ट पूछा था, राइट, नीदर वन एंड टू इन दिस। मैंने पढ़ा भी नहीं, सोलर वाटर पंप पे अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए शुगर केन अगेन, शुगर केन कैसे रिपीट हो रहे क्वेश्चन, इंट्रा पेपर एनालिसिस क्या है, इंट्रा पेपर एनालिसिस। अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले ही हमने देखा, अगर आप उसको अटेम्प्ट कर लेते तो हो सकता है यहाँ से आपको कोई क्लू मिल रहा है टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, और यू डू गेट द क्लू टू फ्रॉम दैट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे चलता रहता है। विद ऑल्सो द करंट ट्रेंड इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। शुगर केन के ऊपर है, ठीक है। करेक्ट पूछा है, मैक्सिमम 1 है, मिनिमम मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 1 है। शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग द सैपलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर्स। टिश्यू कल्चर की बात हो रही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक एंड इनोवेशन की बात हो रही है, साइंस में इनोवेशन की बात हो रही है, ठीक है। If bad weather condition prevail when sets are directly planted, single budded sets have better survival as compared to large sets. ओके, तो ये पूछे सिंगल बडेड सेट्स, जो एक प्लांट होता है इसके फूल होते हैं, ठीक है, ये वो सिंगल बडेड होते हैं। सिंगल बडेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू लार्ज सेट्स। अब ये दूसरे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कह रही है इसका सर्वाइवल ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका सर्वाइवल। तो आप आइडिया लगाइए, आपने बेसिक साइंस पढ़ी होगी इसकी, उसमें हम पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन जर्मिनेशन का प्रोसेस, उसमें ऐसे ऐसे एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं, इंटरनल एजेंट्स होते हैं। तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल किसी हवा और इस कारण ये सिंगल बडेड सेल टूट गया, तो क्या इसमें जर्मिनेशन हो पाएगा उसके बाद, क्योंकि बडी टूट गया। और वही मल्टीपल बडेड सेल्स में क्या होता है, एक टूटा हवा के कारण, वाटर फ्लो के कारण हो सकता है, एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशंस एजेंट्स के कारण, तो बाकी के तो 2 सेल्स रहेंगे ना फॉर द सर्वाइवल। और यू कैन इफ वन इज नॉट दैट मच गुड इन कंडीशन बट इधर तो अदर रहेंगे। तो ये उल्टा नहीं बोल रहा, अगर इस क्वेश्चन को आप उल्टा पढ़ेंगे आप ऐसे कर सकते हैं, बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल, बैड वेदर कंडीशन की भी बात कर रहा है, तो मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन नॉट इन द फेवर ऑफ द फॉर द दैट प्लांट टू बी ग्रोन, लाइक द यहाँ पर ज्यादा तेज हवा चल रही है जिससे प्लांट के बड़े टूट जाते हैं, राइट। वाटर फ्लो का हो रहा है, सॉइल इरोजन की बात हो रही है, राइट। तो ऐसे कुछ कंडीशंस की बात हुई, प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड। तो इसमें हो जाएगा लार्ज सेट्स आर मोर सर्वाइवल देन द सिंगल बडेड सेल्स। देखिए मैंने जैसे नीचे से पढ़ा, मुझे मुझे मेरा ट्रैप मिल गया। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए पढ़ती हूँ कि मुझे कहीं एक ट्रैप मिल जाए, एक ऐसे ऐसा हैक मिल जाए कि जिससे मैं एलिमिनेट कर दूँ। मैंने नीचे से पढ़ा क्योंकि मुझे बड़ा स्टेटमेंट लग रहा था, ऊपर से पढ़ते तो नीचे तक आता है तो मेरी हाफ हो जाती, राइट। मैंने नीचे से पढ़ा, मुझे 3 गलत लग रहा है, 3 अब आंसर है 1 2 एंड 1 4, so 1 is automatically correct. I don't need to look upon the one. Let's read the second. When direct planting of sets is done, the germination, देखिए germination की बात हो रही थी, यहीं से मिल गया, germination percentage is better with single budded cells as compared to the multiple budded। वही कहानी बोल रहा है, कितने जर्मिनेशन की परसेंट ज्यादा होगी, एक में या 2 में। बट अगेन बैड वेदर कंडीशंस होंगे, ये नहीं भी सर्वाइव कर सकता, लेकिन ये एक टूटा तो दूसरा सर्वाइव कर सकता है, तो इसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द दिस वन। तो ये वही बात कर रहा था, ये इनकरेक्ट हो गया, 1 and 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसे आए हम स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। अब अगेन लेगियम इंटेंसिफिकेशन, इसको हमने कहा देखा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, legume intensification, nitrogen fixing bacteria। अभी हमने जस्ट 2-3 क्वेश्चंस के फ्लो पढ़ा था। लेट मी सी, लेट मी मेक यू द
see that question. Where did we read about that question? CUT की बात कर ली थी हमने, and where we read about that question. See over there. Nitrogen fixing microorganism, or you can say nitrogen fixing bacteria. मैंने क्या बोला था? लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन पल्सेस में ये बहुत ज्यादा होती है. कैसे रिपीट हो गया? अगेन इंट्रा पेपर एनालिसिस इज द मस्ट, राइट. इस वीडियो का तो मेरा थंबनेल ही होगा, हाउ टू टेकल द इंट्रा पेपर एनालिसिस. क्योंकि देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिखा दिए, ऐसे 3 to 4 क्वेश्चन वेयर वी यू कैन यूज द इंट्रा पेपर एनालिसिस. हम कहाँ पर थे? ये वाला कर लिया हमने. या वी आर ओवर देयर. With context of which of the following is a practice is eco-friendly? ठीक है. एग्रीकल्चर. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यस, इज अ इको-फ्रेंडली. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन वहीं से पता चल गया, इज प्लस पॉइंट. टेंसिनोमीटर की बात हो रहा है एंड वर्टिकल फार्मिंग की बात करें. हमने वर्टिकल फार्मिंग वहां पर भी पढ़ी थी, राइट. एंड इसमें कौन सा है? टेंसिनोमीटर. इसमें if we talk about the टेस्नोमीटर, ठीक है, तो इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लिग्यूम इंटेंसिफिकेशन, ये दोनों तो होंगे. 1 and 2 मस्ट बी देयर. तो 1 and 2 इज जस्ट, तो ये मेरा एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया. अब आंसर है ये. टेंसनोमीटर. टेंसनोमीटर यूज मतलब यहाँ पर वैल्यू एडिशन ये कर लो कि सॉइल की मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी को चेक करता है. सॉइल के मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी को चेक करता है. इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होगा? सॉइल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, ह्यूमन इंटेंसिफिकेशन होगा, टेस्टोमीटर यूज कर सकते हैं, तभी तो सॉइल की मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी पता चलेगी, राइट. तो इट इज इको फ्रेंडली प्रैक्टिस. एंड वर्टिकल फार्मिंग, तो वर्टिकल फार्मिंग नॉट दैट मच इको फ्रेंडली. क्योंकि देखिए जितना मुझे पता, ऑल ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट दैट मच करेक्ट. तो ये तो मेरा एलिमिनेट हो गया. ये हो गया. मुझे लगाना है कि 4 इज करेक्ट और नॉट. अगर वर्टिकल फार्मिंग की बात करें तो देयर इज और यू कैन से सॉइल इरोजन की कंडीशन देखने को मिलते हैं. जीरो टिलेज फार्मिंग की बात की थी ना, तो वो इट इज टू कन्वर्ट दैट इफ वर्टिकल फार्मिंग, राइट. इसको कैसे इको फ्रेंडली बनाया, तभी तो जीरो टिलेज एग्रीकल्चर की बात हुई थी. वहां पर भी हमने वर्टिकल फार्मिंग को कनेक्ट किया है. बट इट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. तो 1 2 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. What is the advantage of fertigation? Fertigation is basically fertilization plus irrigation. It is fertigation. I hope my writing is quite visible. It is horrible in this pen. So basically, fertilizer plus irrigation. Fertigation, right? Okay. So what is the advantage of fertigation in agriculture? Agriculture is the top much important topic. You just read the almost हमने in a row 5 question को attempt कर लिया है. ठीक है. Reduction in the leaching of chemical nutrition is possible. अब लीचिंग की बात करें तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है. लीचिंग इज नॉट गुड फॉर द सॉइल हेल्थ, राइट. तो ये लीचिंग कह रहे रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिशन इज पॉसिबल. ठीक है. इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट इज पॉसिबल, पॉजिटिव है. एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल. अब यहाँ पर ऑल अदर फॉस्फेटिक बोला है. रॉक फॉस्फेट, रॉक में तो फॉस्फेट मिलता है, बट ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल. ठीक है. कंट्रोलिंग द एल्किनिटी ऑफ द इरिगेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल. एल्किनिटी इज अ बैड, इसको कंट्रोल करना इज गुड, पॉजिटिव है. ठीक है. एल्किनिटी इज अ बैड फॉर द इरिगेशन पर्पस, राइट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द, ठीक है, तो 1 इज नीड टू बी करेक्ट. तो इसमें ये हो गया, ये एलिमिनेटेड. एंड इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन को इंक्रीज करना तो अच्छी बात होगी ना. तो 2 3 इज नीड टू बी देयर. ये एलिमिनेट हो गया. ठीक है. एंड 2, तो इसमें ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की बात की है, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सब में ना हो. ठीक है. तो इसलिए इसको मैंने एलिमिनेट किया. एंड डायरेक्ट 20 सेकेंड्स का मैं पढ़ती टक 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 पढ़ती एंड देन करेक्ट मुझे बस मिल गया था. अब ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन.
ठीक है। अच्छा ये ना बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मिनरल्स के ऊपर आपको पढ़ना है, माइनरल मिनरल्स, मेजर मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, राइट। ऐसे बहुत मिनरल्स के ऊपर पूछे जा रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन इंडिया विच ऑफ द ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स, ठीक है। तो मेजर मिनरल्स इसमें मैं आपको बता दूं तो ये बेंटोनाइट है, ये माइनर मिनरल्स है। ये एग्जाम नेक्स्ट टाइम 2026 में ऐसे पूछ सकते हो ऑप्शन में और एनी अदर फॉर्म में, तो आपको याद कर लेना है ये बेंटोमाइट। क्रोमाइट तो एनसीईआरटी में पढ़ा है, क्रोमाइट इज वेरी नोन वर्ड, राइट। तो वन तो नहीं होगा, तो वन हो गया खत्म। क्रोमाइट इज द वन, तो डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, अदर थ्री आर द मेजर मिनरल्स। तो आपको याद करना है क्रोमाइट, काइनाइट, लिमाइट इज अ मेजर मिनरल एंड बेंटोमाइट इज अ माइनर मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला है। इसमें भी बहुत अच्छी आपको आपकी लॉजिकल गैसिंग अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ योर लॉजिकल गैसिंग। लाइक ओशन मीन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, ठीक है। ओटीएम है कोई, ओएमटी है। ओएमटी इज मेजर अप टू द डेप्थ ऑफ इतने सेल्सियस आइसोथर्म्स विच इज 129 meters in the southwest Indian Ocean during जनवरी टू मार्च। अब इसमें हमें कितने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, एक, दो, तीन, एंड साउथ वेस्ट इंडियन ओशन की भी बात हो रही, चार। तो इसमें से एक भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गलत हुआ तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। लेट्स रीड अदर। ओएमटी collected during January and March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more in certain long term means, right। ठीक है, तो उसमें बात कर रहा है मीन टेम्परेचर की। तो अब देखिए, मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम चर्चा कर रहे थे ना कि 26 डिग्री आइसोथर्म में होता है, 129 मीटर्स इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में होता है एंड जनवरी मार्च तक होता है। हो सकता है ये दिसंबर टू मार्च हो, राइट। दे कैन बी, if we need to make the question correct we have to counter analyze the statement, और हमें ऑप्शंस भी देने पड़ेंगे उस स्टेज में। हो सकता है ये 26 डिग्री सेल्सियस अदर हो, ये 129 की तरह 139, 149, 150 के आसपास हो, ठीक है। तो ये बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, गलत होना बहुत ही इजी है। और ये पूछे OMT collected during January and March can be used to assess whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more। अगर किसी एक साल में आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्लाइमेटिक कंडीशन को देख के फ्यूचर कंडीशन बता सकते हैं, तो इट कैन बी यूज, राइट। तो इसमें कोई बड़ा ऐसे वेग स्टेटमेंट नहीं है, जनरल है, कॉमन सेंसिकल नॉलेज से यूज कर सकते हैं। तो टू इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें एक भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो जाए पूरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देख सकते हो केमिकल फर्टिलाइजर, अगेन फर्टिलाइजर फर्टिगेशन की बात की, अभी फर्टिलाइजर की बात हो रही है। Consider the following statement. Sulfur, which is the raw material for the phosphoric acid fertilizer, हमने देखा रॉ phosphate की बात हुई थी, right, over there। इंट्रा पेपर एनालिसिस, अगेन आई एम कॉलिंग द वर्ड इज इंट्रा पेपर एनालिसिस। हमने जस्ट अभी बात की फर्टिगेशन में, उसमें हमने पढ़ा था रॉक फॉस्फेट के ऊपर। इसमें बोला सल्फर विच इज द रॉ मटेरियल फॉर द phosphoric acid fertilizer is a byproduct of the oil refineries, हो सकता है, ठीक है। अमोनिया which is an input of urea is produced from natural gas, ठीक है। At present retail price of the chemical fertilizers is market driven and not administered by the government। अब आप जितना जानेंगे यूरिया तो एडमिनिस्ट्रेड होता है गवर्नमेंट के अंडर, इसमें बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, यूरिया इज वन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड यूरिया के इवन आप कितनी मात्रा में यूरिया को यूज कर सकते हैं इन योर फील्ड और इन योर क्रॉप, ये भी एडमिनिस्ट्रेड होता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। जैसे मेरा वन गया, मेरा 2, 3 एंड 2 बचा, राइट। अब इसमें से मुझे पढ़ना पड़ेगा कौन सा सही है। तो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा कि फर्टिगेशन से रॉक फॉस्फेट होता है, बट इसमें सिमिलर था इन ऑल द टाइप ऑफ रॉक फॉस्फेट। इसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं, रॉक फॉस्फेट होता है। सल्फर व्हिच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फॉस्फेरिक एसिड फर्टिलाइजर इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑन्टिफायर, देयर कैन बी देयर इज मेनी मोर, राइट। यूरिया व्हिच इज द इनपुट ऑफ द अमोनिया व्हिच इज द इनपुट ऑफ द यूरिया इज प्रोड्यूस नेचुरल गैस, ठीक है। हो सकता है नेचुरल गैस प्रोड्यूसर, इसलिए वहां पर यूरिया के यूज पे
सर्टेन मेजर्स अप्लाइड है, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे कैच मिल गया था कि नॉट बी मार्केट ड्रिवन एंड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, और हमें पता है यूरिया पे वैसे भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है फॉर द यूज एंड पर्पस। With reference to the Indian Desert National Park, which is in Rajasthan, right? Which of the following statements is correct? ठीक है, spread over the two districts, नहीं पता दो डिस्ट्रिक्ट में कि नहीं। There is no human habitation inside the park. No human habitation. बफर जोन की बात होती है, ट्रांजिशनल जोन की बात होती है, देन कोर जोन की बात होती है। ऐसे तो हम नेशनल पार्क की बाउंड्रीज पढ़ते हैं, और ट्राइबल कोई वर्ड सुना होगा आपने, जो कि पर्टिकुलर इनहैबिटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया के होते हैं। पीवीटीजी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात की है, जन है ना। पीवीटी जो आज 2024 में 2025 में बहुत था न्यू पेपर में। तो यहाँ पर देखिए यहीं से आया आपका पीवीटीजी, नो ह्यूमिटेशन ट्राइबल्स कहाँ रहेंगे फिर, राइट? ये तो इनकरेक्ट हो गया, जैसे मैंने 2 को एलिमिनेट किया, मेरा आंसर आ गया 1 एंड 3। तो इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। और यहाँ से पता चल गया 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। कौन सा 2 डिस्ट्रिक्ट है? आई मीन भरमार है, एंड देयर इज अ वन मोर डिस्ट्रिक्ट आई नीड टू, हाँ जैसलमेर है, जैसलमेर है। भरमार एंड जैसलमेर में 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है आपका ग्रेट इंडियन या ग्रे इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, वहां पर इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलता है, राइट? तो यहाँ से कोटेट कर सकते हैं, जैसे मस्ट डियर का बात हुआ था, मस्ट डियर मस्कॉट, जो मस्जियम स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था वो उसका पूरा नाम था। वैसे यहाँ पर आपको डेजर्ट इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर नेक्स्ट टाइम इसकी स्पीशीज पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर हैबिटेशन का ऊपर पूछ सकते हैं, राइट? ठीक है। अगेन सियाचिन ग्लेशियर, अगेन इन द न्यूज। सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ चाइना। लेट मी मेक द मैप, ऐसे आपको पता चलेगा। सियाचिन ग्लेशियर है ईस्ट ऑफ एक्साइड चेन ओवर दिस, ठीक है। तो ईस्ट ऑफ एक्साइड चेन मतलब यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है। ईस्ट ऑफ ले यहाँ पर इसका ईस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है नॉर्थ ऑफ गिलगित ये इसका नॉर्थ कहाँ जाएगा, वो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, नुब्रा वैली ओवर देयर इसका नॉर्थ में, तो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ से आंसर ऐसे निकल जाएगा। ये सब क्वेश्चन 20 सेकेंड्स के होते हैं, आपको आंसर लगाना है, आगे बढ़ना है। फैक्चुअल क्वेश्चंस को आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री के क्वेश्चन रहता है आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। लूसेंट इज अ गुड सोर्स ऑफ टू मेमोराइज द डेट्स एंड अप्रोक्स डेट लाइक, राइट? विद रिफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर फॉलोइंग पीरियड, अगेन आ गया, ठीक है। भिलसा मध्य प्रदेश, अब देखिए मुझे भिलसा मध्य प्रदेश पढ़ा, तो मैंने भिलसा मुंडा ट्राइब के ऊपर हमने पढ़ रखा है, तो मध्य प्रदेश से ही ब्लॉग करते थे इतना मुझे एज मच एज आई कैन रिकॉल, ठीक है। ठीक है। द्वार समुद्र, द्वार समुद्र हिस्ट्री में पढ़ा हो, किसी की कैपिटल थी द्वार समुद्र, और ये कर्नाटका में थी। जो अलाउद्दीन खिलजी का एक्सपीडिशन होता है द्वार समुद्र, तो वो कर्नाटका के एरिया में ही सिचुएटेड था द्वार समुद्र। इट नॉट इन महाराष्ट्र। जैसे मेरा 2 एलिमिनेट हुआ, 1 3 and 1 4, I know that 1 is already correct। गिरनार, गिरनार तो हिल्स ही है राज्य गुजरात में, तो ये वैसे भी करेक्ट है, तो आंसर आ गया हमारा 1 and 3। वैसे भी आप 1 and 3 से देख सकते थे। एंड श्वेतेश्वरा इज इन, और तो ये आपको ये हो गया, जैसे कि ये आपको हो गया कर्नाटका में। एंड इफ वी टॉक अबाउट द श्वेतेंद्रा इज इट इज इन स्थानेश्वरा। इफ यू टॉक अबाउट द स्थानेश्वरा इट इज इन हरियाणा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू एडिशन कर लीजिए, गिरनार से आपको गुजरात मिल जाएगा, द्वार समुद्र इज इन कर्नाटका, एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ से इस 2 से तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते थे, तो आंसर है 1 and 3। द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, इस टाइप से ऑप्शन है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। CGW was formed under the Environment Protection Act। 36% of India's districts are classified overexploited or critical by the Central Groundwater Authority, ठीक है। अब फिर से हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए ये आप ना 2021 में पढ़ेंगे कि कैसे पहले पूछ रहा है, इसने बोल दिया है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी फॉर्म्ड अंडर द वाटर प्रोटेक्शन एक्ट,
वहां पर लिख देगा विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज फॉर्म्ड अंडर द वाटर प्रोटेक्शन एक्ट 2021 में ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा। तो हम इसलिए हम ऐसे क्रोनोलॉजी वाइज करें तो हमें पता चले कि 2020 के पेपर्स को कैसे यूज करके 2021 बना, 2021 से कैसे 2022 बना, एंड देन 23, 24 एंड 25, एंड देन कैसे आपको 25 यूज करके कैसे आपका 2026 बनेगा। तो यू हैव टू डू सम अराउंड 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2015, क्योंकि क्या है ना 15 के पेपर एज अ 1 डिकेड का अराउंड पूछ सकता है क्वेश्चन, राइट। इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड, और इसमें ऐसे, ठीक है, एंड इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, 2 इज करेक्ट। तो 2, 3 एंड 2 में से आपको 1 में खेलना पड़ेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। एंड 36% of India's districts are classified as ever exploited or created by Central Ground Authority. तो यहाँ पर तो ये हमारा बच्चे हैं, जैसे हमने करेक्ट इनकरेक्ट किया। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो इट इज करेक्ट। तो आंसर हमारा B, ठीक है। और मुझे ये भी बताना था, ये जो हमारा ये इंडिया हैज द लार्जेस्ट, ये हमारा जो इरिगेशन का पर्पस है, इसको ऐसे चेंज करता है, ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज करेंगे 2023 में भी, मतलब पीवाईक्यू की तरह यूज होगा कि कैसे 2023 में ऐसे बोल देंगे इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडरग्राउंड ग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर इन द फील्ड, ठीक है, लेकिन वो ग्राउंड वाटर इरिगेशन में ही यूज करता है। तो करेक्ट हमारा तो बी आंसर है इसका, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन, फॉलोइंग कंडीशन। ऐसे क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आपको देखने टक 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 एंड लगा देना आंसर। क्या पूछा, जेट स्ट्रीम ऑकर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर ओनली। आपने जेट स्ट्रीम स्विफ्ट की तो बात सुनी है ना, जैसे कि कभी कभी जेट स्ट्रीम